नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समरेश और आप देख रहे हैं फैक्ट डार्क एक्स चैनल। एआई से जुड़े सवाल बीपीएससी, एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स में बार बार पूछे जा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहला एआई प्रोग्राम कब बना था? 90% लोग इसका सही जवाब नहीं दे पाते। तो चलिए आज इन 25 एमसीक्यूज के माध्यम से आपकी तैयारी को और मजबूत बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई क्या है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर में मानव जैसी बुद्धि का समावेश करना है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता वह क्षेत्र है जिसमें कंप्यूटर और मशीनों को मानव जैसी सोचने और समझने के लिए विकास किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक के रूप में जॉन मैकैर्थी को जाना जाता है। जॉन मैकैर्थी ने 1956 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द की उत्पत्ति की और इस क्षेत्र में अग्रणी योगदान दिया था। तो जॉन मैकैर्थी ये है। इनसे जुड़े सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग कौन कौन से हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग कौन कौन से हैं? तो देख लीजिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग सभी हैं। एआई का उपयोग विशेषज्ञ प्रणालियों, गेमिंग्स और चिकित्सा के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हर जगह किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में ज्ञान प्रतिनिधित्व का क्या अर्थ है? तो देखा जाए तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता ज्ञान प्रतिनिधित्व का वह प्रक्रिया है जिसमें जानकारी को इस प्रकार संरक्षित किया जाता है कि एआई सिस्टम उसे समझ और उपयोग कर सके। तो ज्ञान को एक रूप में संग्रहित करना है ताकि मशीन उसे समझ सके और उपयोग कर सके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा एआई उपसमुच्चय मानव भाषा को समझने और उत्पन्न करने पर केंद्रित है? क्वेश्चन 5 कह रहा है कौन सा एआई उपसमुच्चय मानव भाषा को समझने और उत्पन्न करने पर केंद्रित है? तो देखा जाए तो एनएलपी एआई का वह क्षेत्र है जो मानव भाषा के साथ इंटरेक्शन पर केंद्रित है, जैसे कि भाषा की समझदारी और उत्पादन करना। यानी एनएलपी का फुल फॉर्म भी है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा एल्गोरिदम निर्णय लेने के लिए एक पेड़ जैसी संरचनाओं का उपयोग करता है? तो देखिए, डिसीजन ट्री एक पेड़ जैसी संरचना है जो निर्णय लेने और उनके संभावित परिभाषाओं को समझने के लिए दर्शाती है और उपयोग करती है डिसीजन ट्री। तो उत्तर हो जाएगा डिसीजन ट्री। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा एल्गोरिदम डेटा के समूहों को बिना लेबल के वर्गीकृत करता है? तो देखिए, अनसुपरवाइज लर्निंग में एल्गोरिदम बिना लेबल वाले डेटा से पैटर्न और संरचनाओं को सीखता है, यानी कि अनसुपरवाइज लर्निंग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में ट्यूरिंग टेस्ट क्या है और इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में ट्यूरिंग टेस्ट क्या उद्देश्य है? ट्यूरिंग टेस्ट का उद्देश्य यह है कि निर्धारित करना है कि क्या मशीन मानव जैसी बुद्धिमत्ता प्रदर्शित कर सकती है
या सोच सकती है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता में ट्यूरिंग टेस्ट का उद्देश्य है कि क्या मशीन मानव जैसा व्यवहार कर सकती है या सोच सकती है। तो मशीन की मानव जैसी बुद्धिमत्ता का परीक्षण करना है ट्यूरिंग टेस्ट का काम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में डीप लर्निंग क्या है? और ये एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है और बार बार पूछा भी जा रहा है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता में यानी एआई में डीप लर्निंग क्या है? तो देखिए, एआई में डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उप समूह है जिसमें गहरे न्यूरल नेटवर्क्स का उपयोग किया गया है और किया जाता है। मशीन लर्निंग का एक उप समूह जो न्यूरल टेक्स्ट के कई लेयर्स का उपयोग करता है डीप लर्निंग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में न्यूरल नेटवर्क का कार्य क्या है? तो देखा जाए तो न्यूरल नेटवर्क मानव मस्तिष्क की संरचना जैसा दिखता है और उसको अनुकरण करके पैटर्न पहचानता है। तो मानव मस्तिष्क की संरचना का अनुकरण करके पैटर्न को पहचानना काम है न्यूरल नेटवर्क का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में सुदृढ़ीकरण अधिगम का क्या अर्थ है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता में सुदृढ़ीकरण अधिगम का क्या अर्थ है? तो देखिए, सुदृढ़ीकरण अधिगम का अर्थ है एजेंट पर्यावरण के साथ इंटरेक्ट करके सीखता है और पुरस्कार पाता है और गलत कार्यों के लिए दंड भी मिलता है इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में फजी लॉजिक का उपयोग क्या है? तो देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में फजी लॉजिक का उपयोग अनिश्चितता और अनुरूपता के साथ काम करने के लिए किया जाता है जहां पारंपरिक बुलियन लॉजिक लागू नहीं होता। तो उत्तर हो जाएगा अनिश्चितता और अपूर्णता के साथ काम करना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्राकृतिक भाषा संस्करण NLP का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्राकृतिक भाषा NLP का उद्देश्य है कंप्यूटर को मानव भाषा में समझने और व्याख्या करके उत्पन्न करने में सक्षम बनाना है NLP का काम, यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटर में मानव भाषा को समझने और उत्पन्न करने में सक्षम बनाना है प्राकृतिक भाषा NLP का काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में क्लस्टरिंग क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता में क्लस्टरिंग क्या होता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता में क्लस्टरिंग क्या होता है? तो देखिए, क्लस्टरिंग एक अनसुपरवाइज लर्निंग तकनीक है जिसमें समान विशेषताएं वाले डेटा बिंदुओं को समूहित किया जाता है, यानी समान विशेषताओं वाले डेटा को समूहित करना काम है क्लस्टरिंग का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम का कार्य क्या है? तो देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम का काम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चरम हद तक पहुंचने तथा मान में लगातार यानी गलतियों को सुधार करना काम है हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम का, यानी समस्या के सर्वोच्च समाधान की दिशा में लगातार सुधार करना काम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में कनेक्शनिज्म का अर्थ क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता में कनेक्शनिज्म का अर्थ क्या है? तो देखिए, कनेक्शनिज्म एक दृष्टिकोण है जिसमें मानव मस्तिष्क के नेचुरल नेटवर्क्स की संरचना का अनुकरण किया जाता है। कनेक्शनिज्म एक दृष्टिकोण है जिसमें मानव मस्तिष्क के नेचुरल नेटवर्क्स का अनुसरण किया जाता है। तो उत्तर बी हो जाएगा, मानव मस्तिष्क में न्यूरल नेटवर्क्स की संरचना का अनुकरण करना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में कनेक्शनिज्म का क्या अर्थ है? तो इसको तो मैंने देख चुका हूं, हम लोग देख चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एआई का उपयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जा सकता है? एआई का उपयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जा सकता? तो देखिए, एआई का उपयोग चिकित्सा में किया जाता है, कृषि में भी किया जाता है, अंतरिक्ष अनुसंधान में भी किया जाता है। लेखन कार्य में एआई का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि लेखन कार्य इंसानी रचनात्मक और काल्पनिक सोच पर निर्भर करता है लेखन कार्य। तो लेखन कार्य में एआई का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एआई को किस भाषा में विकसित किया गया था? एआई को किस भाषा में विकसित किया गया था? तो देखिए, एआई को लिस्प भाषा का उपयोग करके एआई प्रोग्रामिंग में लॉन्च किया गया था, यानी लिस्प। ऑप्शन सी हो जाएगा, एआई को लिस्प भाषा में विकसित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, न्यूरल नेटवर्क किससे प्रेरित है? न्यूरल नेटवर्क किससे प्रेरित है? तो देखिए, न्यूरल नेटवर्क्स का डिजाइन मानव मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र से प्रेरित है। मानव मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र से प्रेरित है न्यूरल नेटवर्क्स, यानी मानव मस्तिष्क जैसा दिखता है न्यूरल नेटवर्क्स। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एआई में डीप लर्निंग क्या है? एआई में डीप लर्निंग क्या है? तो देखिए, एआई में डीप लर्निंग एक मशीन लर्निंग तकनीक है जो कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क्स का उपयोग करके जटिल समस्याओं को समाधान करना है। तो न्यूरल नेटवर्क्स पर आधारित लर्निंग प्रक्रिया है। ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एआई आधारित वर्चुअल असिस्टेंट का उदाहरण कौन है? एआई आधारित वर्चुअल असिस्टेंट का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए, एआई पर आधारित वर्चुअल असिस्टेंट का उदाहरण सिरी, एलेक्सा और गूगल है। ये एआई पर आधारित गूगल असिस्टेंट है, यानी वर्चुअल असिस्टेंट है सिरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एआई का पहला बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा था? एआई का पहला बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा था? तो देखिए, एआई का पहला बड़ा प्रोजेक्ट था ट्यूरिंग टेस्ट, जो 1950 में एलन ट्यूरिंग ने विकसित किया था। एलन ट्यूरिंग ने विकसित किया था ट्यूरिंग टेस्ट को, जो यह जांचता था कि मशीन इंसानों की तरह सोच सकती है या नहीं। तो ट्यूरिंग टेस्ट पहला बड़ा प्रोजेक्ट था एआई का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मशीन लर्निंग यानी एमएल का कार्य क्या है? एमएल का कार्य क्या है? एआई में एमएल का कार्य क्या है या मशीन लर्निंग क्या है? तो देखिए, मशीन लर्निंग एआई की वह शाखा है जो डेटा का उपयोग करके मशीनों को सीखने और सुधारने में या सुधार करने में मदद करती है। एमएल मशीन लर्निंग है या डेटा से सीखना।
ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा एआई का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने 4, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा प्रोसेसिंग या माइक्रोबायोलॉजी। तो देखिए एआई में कौन सा हिस्सा नहीं है? तो माइक्रोबायोलॉजी हिस्सा नहीं है एआई का। एआई का उद्देश्य है मशीनों को ऐसा सक्षम बनाना है कि वे मानव को सरल और तेज कार्य करके बता सके या समझा दे। तो एआई का हिस्सा नहीं है माइक्रोबायोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एआई का पूरा नाम क्या है? और एआई को जानना और समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आम जीवन में भी एआई का महत्वपूर्ण बढ़ रहा है और स्टडी करने वाले छात्र के लिए तो ये वरदान है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके लोग पैसे भी कमा रहे हैं। तो इसको जानने का प्रयास कीजिए और आपको बीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे सभी एग्ज़ाम में एआई से जुड़े सवाल पूछा जा रहा है। तो एआई का पूरा नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और हिंदी में कहे तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता नाम है एआई का। तो दोस्तों ये थे एआई के 25 महत्वपूर्ण सवाल जो कई बार एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। और आपने कितने सही किए कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए चैनल हैक डार्क एक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।